सिस्टम, तुम इसे सबसे ऊपर की चीज कहते हो, और देखो मुझे, मैं पिछले पूरे 300 सालों से एक इंपीरियल मुहर बनकर अस्तित्व में अटका हुआ हूं। शुरुआत के कई दशकों तक मैंने अपना हर पल इस सिस्टम को कोसने में बिताया, उसे गालियां दी, उसके खिलाफ पड़बड़ाता रहा। लेकिन फिर वो जैसे अचानक गायब ही हो गया और मैं अकेला रह गया अपने लंबे, खत्म न होने वाले अस्तित्व के साथ। मैंने अपनी आंखों के सामने लियंग जेन डायनेस्टी को जन्म लेते, फलते फूलते और फिर धीरे धीरे ढाते देखा। लोग मैंडेट ऑफ हेवन, लंबी उम्र और समृद्धि की बातें करते रहे, लेकिन मेरे लिए ये सब हमेशा बेकार रहा। आखिर इसका मतलब ही क्या है जब मैं खुद इंसान भी नहीं हूं? महल में लगी उस भयानक आग के दौरान उस शापित डिजिंग ने मुझे दीवारों के पार फेंक दिया। उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं किसी मरते हुए राज्य की आखिरी मुहर बन जाऊं, इसलिए उसने मुझे ईओ के संस्थापक को सौंप दिया। लेकिन वहां भी मेरा ठिकाना स्थायी नहीं था। जल्द ही एक ताकतवर मंत्री के बेटे ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और मेरे जरिए सत्ता की जंजीरें खड़ी की। और तभी मुझे साफ समझ आ गया कि मेरी किस्मत क्या है। मैं बस एक वस्तु हूं जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पास किया जाना है। उन जंजीरों का अंत भी कोई आजादी नहीं लाया, बल्कि मैं एक बार फिर मॉडिट के साथ नदी के गहरे तल में डूब गया और 30 साल तक कीचड़ में दबा पड़ा रहा, अंधेरे और सन्नाटे में जहां समय जैसे थम गया था। फिर एक दिन एक मछुआरे ने मुझे बाहर निकाला, लेकिन उसकी अनजान औरत ने मुझे किसी खजाने की तरह नहीं, बल्कि कपड़े पीटने के पत्थर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और पूरे 5 सालों तक जो कभी सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक था, वो मैं गांव की औरतों के बीच हंसी का पात्र बना रहा, एक मजाक, एक बेकार चीज। फिर अचानक एक अफसर आया और मुझे वहां से छुड़ाया। लेकिन मेरी किस्मत यहां भी नहीं बदली, क्योंकि नया सम्राट एक गंदा और असभ्य इंसान था। वो मुझे सीने से लगाकर सोता था और उसकी लार बार बार मुझ पर टपकती रहती थी। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसका उत्तराधिकारी माउडी तो और भी बदतर निकला, लालची, मूर्ख और पूरी तरह अयोग्य। और जब हान सेना ने हमला किया तो वो मुझे लेकर एक सुरंग के रास्ते भागा। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे मुझे वहीं छोड़ दिया, और इस तरह मैं फिर से उसी अंधेरी, गीली और सड़ी हुई सुरंग में फेंक दिया गया। वहां समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। दिन और साल एक जैसे लगने लगे, और मैं इस हद तक टूट चुका था कि मैंने अपने कपड़े धोने वाले पत्थर के दिन भी याद करने शुरू कर दिए। कम से कम वहां कुछ हलचल तो थी। पता नहीं कितना समय बीत गया जब अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक पतली सी रोशनी अंदर आई, और उसी रोशनी के साथ एक दुबली पतली परछाई लुढ़कते हुए मेरी तरफ आई। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, और वो एक आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर टटोल रही थी। जल्दी जल्दी कुछ सड़े हुए बिस्कुट निगल रही थी। खाने के बाद उसने अपने आसपास हाथ फेरना शुरू किया, और तभी उसकी काली गंदी उंगलियां मेरी सतह से टकराईं। उसने मुझे मिट्टी से बाहर निकाला और अपनी फटी हुई आस्तीन से पूरी ताकत से रगड़कर साफ करने लगी। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह 300 सालों में पहला स्पर्श था जिसमें कोई लालच नहीं था, बस हल्की सी जिज्ञासा थी। तभी मेरे अंदर से एक अनियंत्रित विचार निकला, मुझे इस गंदी चीज से मत साफ करो। और जैसे ही वो शब्द उसके दिमाग तक पहुंचे, वो छोटी भिखारन एकदम से सन्न रह गई, घबराकर चारों तरफ देखने लगी कि ये आवाज कहां से आई। मैंने फिर कोशिश की और एक और विचार भेजा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लड़की डर के मारे चीख पड़ी, भूत! और मुझे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इतने सालों में यही पहली इंसान है जो मेरी आवाज सुन पा रही है। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिव अवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है, और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड AMANGOD के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो
वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। क्या ये सच में स्वर्ग का कोई संकेत है? कोने में सिकुड़ी हुई, कांपती हुई, उसने आखिरकार धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम बोल रहे हो, पत्थर? मैंने अपने मन को केंद्रित किया और उसे हाँ का संकेत भेजा। इस बार उसने चीख नहीं मारी, बल्कि उसके डर के पीछे छिपी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो सावधानी से मेरे पास आई, हल्के से मुझे थपथपाया और फिर मुझे दोबारा अपने हाथों में उठा लिया। उसने पूछा, तुम आखिर हो क्या? और मैंने शांत होकर जवाब दिया, मैं एक पत्थर हूं जो बहुत लंबे समय से जिंदा है। उसने पूरी तरह समझे बिना ही सिर हिलाया और फिर से मेरे ऊपर जमी कीचड़ को साफ करने लगी। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने सबसे सीधा और व्यावहारिक सवाल पूछा, अगर तुम बोल सकते हो तो क्या तुम बहुत कीमती हो? तुम्हें रखने से क्या मिलेगा? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, पूरा साम्राज्य। और यह सुनते ही उसकी सांस जैसे थम गई। लेकिन अगले ही पल उसने जो पूछा उसने मुझे फिर से चुप कर दिया। कितनी बाजरे की रोटियां मिलेंगी? उसके लिए पूरा साम्राज्य मतलब अनगिनत रोटियां था। और उसी पल मेरे अंदर पहली बार एक अजीब सा विचार पैदा हुआ। अब बहुत हो चुका है। मैं थक चुका हूं महत्वाकांक्षी और खुद को हीरो समझने वाले लोगों के हाथों में खिलौना बनकर। मैं थक चुका हूं बेवकूफों को इस सिंहासन पर बैठते देख देख कर, जिनमें से बहुत कम लोगों ने सच में कुछ अच्छा किया। तभी जब उस लड़की का हाथ फिर से मुझसे छुआ, तो वो स्पर्श कुछ अलग था, जैसे हजारों सालों को पार करता हुआ सीधे मेरे लिए आया हो। और उसी क्षण मुझे एक झलक दिखी, एक आधुनिक शहर की, जहां उसका चेहरा तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। उस एहसास के साथ मैंने उसे एक आकर्षक विचार भेजा, अगर तुम मेरी बात मानो तो बाजरे की रोटियों का पूरा साम्राज्य तुम्हारा होगा, जितना चाहो उतना। और ये सुनते ही उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे अंधेरी रात में जलते हुए दो अंगारे। उसने बिना झिझक कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसी दिन से उसने मुझे पियर कहना शुरू कर दिया और खुद का नाम अजिन रख लिया। जब मैंने उससे पूछा कि यह नाम क्यों, तो उसने हल्की उलझन के साथ कहा, पता नहीं, बस लगता है यह नाम गर्म है, जैसे बहुत पहले किसी ने मुझे इसी नाम से पुकारा था। और इस तरह हमारी कहानी शुरू हुई। हमारी पहली सीख थी इस खतरनाक राजधानी में जिंदा रहना, जहां लूट, हत्या और हिंसा रोज की बात थी, जहां एक भिखारन किसी भी पल मर सकती थी। मुझे पता था कि वो फिर उसी सुरंग में लौटेगी, इसलिए मैंने अपनी यादों का सहारा लेकर उसे बाहर निकलने का रास्ता खोदने को कहा। और जब हम उस सुरंग से बाहर निकले और दीवारों के बाहर की हवा में सांस ली, तो अजीन वहीं जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उस पल हमने आखिरकार उस मौत के शहर से खुद को आजाद कर लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे सूरज की रोशनी में ले चलो। और जब मैंने उसे बेवजह हंसते देखा, तो पहली बार मेरे अंदर भविष्य की एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसने पूछा, पियर, हम कहाँ जा रहे हैं? और मैंने उसे दक्षिण की ओर जाने को कहा, क्योंकि उत्तर में युद्ध और भी भयानक होने वाला था और हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां हम अपनी ताकत इकट्ठा कर सकें। ऑगिन को ताकत इकट्ठा करना समझ नहीं आया। उसके लिए बस इतना काफी था कि मेरी बात मानने से उसे खाना मिल जाता है। इसलिए उसने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और हम एक लंबी थकाऊ यात्रा पर निकल पड़े। इस सफर की कठिनाइयां किसी भी कल्पना से परे थीं। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। लोग भूख से इतने पागल हो चुके थे कि माता पिता अपने ही बच्चों को खाने के लिए बदल रहे थे। कई बार जिनको सिर्फ शकरकंद चुराने के लिए आधा मार दिया गया। एक बार तो उसे इतना तेज बुखार आया कि वो कई दिन और रात बेहोश रही और बेहोशी में बार बार बड़बड़ाती रही, पियर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब मैंने उसे एक विचार भेजा, इस दर्द को याद रखना, ताकि आगे कोई भी तुम्हें इस तरह चोट न पहुंचा सके। मैं उसके जीने की चाह को महसूस कर सकता था, लेकिन मैं उसे न एक दाना चावल दे सकता था, न कोई दवा। और जब वो अचानक जैसे चमत्कार से ठीक हुई, तो पहली बार मैंने राहत महसूस की। तब मैंने उससे कहा, तुम अब सिर्फ एक साधारण भिखारन नहीं रह सकती। तुम्हें देखना, समझना और हालात का फायदा उठाना सीखना होगा। और यहीं से मैंने उसे सिखाना शुरू किया। मैंने उसे पढ़ना और कहानियां समझना सिखाया। गीली मिट्टी पर एक टहनी से अक्षर बनाकर, वही कहानियां और चिन्ह लिखकर जो मैंने अपनी लंबी उम्र में अनगिनत बार देखे थे। और वो इतनी तेजी से सीखने लगी जैसे कोई सूखा स्पंज पानी सोखता है। उसकी आंखों में जो पहले बुझी हुई राख थी, वो धीरे धीरे चमकती चिंगारियों में बदलने लगी।
जो हर दिन और तेज जलने लगी। 3 महीने बाद हम ज्ञान के छोटे से शहर हांच पहुंचे, जो एक समृद्ध जगह थी, जहां हर तरफ व्यापारी और हलचल थी, और मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, आज से तुम भिखारन नहीं हो, और उसका नाम बदलकर अनागिन रख दिया। उसने अपना नया नाम दोहराया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए पहला कदम था पूंजी जुटाना। और इसी के लिए मैंने उसे शहर के सबसे बड़े कैसीनो में भेजा, जिस पर उसने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, पियर, बिना पैसे के दांव कैसे लगाऊं? नियंगिन की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसके अंदर डर और अनिश्चितता साफ महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने उसे शांत करते हुए कहा कि मेरे पास कोई दिमाग नहीं है जैसा इंसानों का होता है। फिर भी इन जुए की मेजों के आसपास जो चालें और धांधलियां चलती हैं, वो मेरे लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि मैंने इन सब को अनगिनत बार सुना और महसूस किया है। मैंने उसे डी वाली टेबल के पास खड़ा होने को कहा और समझाया कि ध्यान से सुनो। जब पासे लुढ़कते हैं, उनकी छोटी छोटी टक्कर की आवाजें, उनका गिरने का बिंदु, मैं इन ध्वनियों को लाखों बार सुन चुका हूं, और उसी अनुभव के दम पर मैंने बिना एक भी गलती के अगले 10 दांव का नतीजा सटीक बता दिया। और जैसे ही निंगिन ने मेरी बातों के अनुसार दांव लगाए, उसकी नजर मुझ पर बदल गई। अब उसमें डर नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा थी। इसके बाद मैंने उसे उस मोटे व्यापारी के पास भेजा, कन एन संग, जो जुए की मेज के सामने खड़ा अपने ही उंगली काटने वाला था, क्योंकि वो सब हार चुका था। वही हमारा लक्ष्य था। नियंगिन ने मेरे निर्देशों का पालन किया और धीरे से उसके पास जाकर बोली, मैं तुम्हें जीतने में मदद कर सकती हूं। लेकिन उसने गुस्से में उसे डांट दिया, दफा हो जा, ये छोटी भिखारन यहां कहां से आ गई? पर नियांगिन ने उसकी गालियों को अनसुना किया और बस उतना ही फुसफुसाई जितना जरूरी था। ठीक उस पल जब वो दांव लगाने वाला था, ये बड़ा आएगा। और जैसे ही पासा रुका, सच में बड़ा आया। कनेन संग का शरीर जैसे जम गया। फिर न्यांगिन ने एक मुट्ठी चांदी के सिक्के उठाकर फेंके और फिर बोली, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा। और इस बार पूरा कैसीनो चुप हो गया। हर कोई सांस रोक कर देख रहा था। और जब नतीजा फिर वही आया, तो कन एनसंग की नजर न्यांगिन पर बदल गई। अब वो उसे ऐसे पकड़ने लगा जैसे डूबता हुआ आदमी तिनके को पकड़ता है। उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? और न्यांगिन ने मेरी ही तरह शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें 5,000 टेल वापस जितवा सकती हूं, लेकिन मुझे 30% हिस्सा चाहिए। कन एन संग ने दांत भींचकर यह सौदा मान लिया। उस रात मेरे कानों की सुनने की क्षमता और न्यंगिन की आवाज के सहारे कनेन संग ने पूरे कैसीनो को हरा दिया। उसने न सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा वापस पा लिया, बल्कि 3,000 टेल अतिरिक्त भी जीत लिए। जब हम कैसीनो से बाहर निकले, तो उसकी नजरों में श्रद्धा की जगह अब डर आ चुका था। और हमने अपने हिस्से के 2,400 ताइल चांदी गिने। नींगिन की आवाज इस बार उत्साह से कांप रही थी, लेकिन मैंने उसे चेतावनी दी, पैसा दुनिया की सबसे बेकार और सबसे जरूरी चीज दोनों है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अपने पहले पूंजी के साथ हमने एक छोटा सा घर खरीदा और उसे सजा लिया। नियांगिन को आखिरकार एक स्थिर जीवन मिला, लेकिन उसने खुद को ढीला नहीं छोड़ा। दिन में वो मेरे साथ पढ़ना लिखना सीखती और रात में हर तरह की जगहों पर जाकर लोगों को सुनती, देखती और सब कुछ याद रखती। तभी हमारी जिंदगी में एक गरीब विद्वान पेवेन आया, जिसने सब बदल दिया। उसके पास सराय का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, फिर भी वो बेहिचक कह रहा था कि मालिक की किताबों में गलतियां हैं, और इसी वजह से उसे पीटा जा रहा था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक बेवकूफ पढ़ाकू जो बिना सोचे सिर्फ पढ़ता है। तू कैसे कह सकता है कि मास्टर वांग की एनोटेशंस गलत हैं? लेकिन पेवेन ने जवाब दिया कि वांगी की एनोटेशंस ने एक अहम शब्द, नोबल, को नजरअंदाज कर दिया है, और इसी एक शब्द के साथ असली मतलब बदल जाता है। यहां शासक की बात हो रही है, बिना युद्ध या सजा का जिक्र किए। और अगर राज्य के कानून ही भ्रष्ट हो जाए, तो एक अकेला शासक जनता के दिल को कैसे शांत कर सकता है? उसकी ये बात सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि ये एक असाधारण प्रतिभा है, और मैंने नियांगिन को उसे बचाने का आदेश दिया। उसने उसके लिए पैसे दिए, उसे घर लाई और उसकी चोटों का इलाज किया। पेवेन उसके प्रति आभारी भी था और संदेह में भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी लड़की उसकी मदद क्यों कर रही है। नियांगिन ने मेरे कहने पर खुद को एक व्यापारी बताया
और उससे अनुरोध किया कि वो उसका शिक्षक बने और उसे पढ़ाए। पेवेन अभी भी शक में था, उसकी नजरें तीखी थीं। आप एक व्यापारी हैं, फिर आप दुनिया की शासन व्यवस्था पर लिखी किताबें क्यों पढ़ना चाहती हैं? न्यांगिन ने शांत होकर जवाब दिया, क्या एक व्यापारी अपने दिल में पूरी दुनिया नहीं रख सकता? यह सुनकर पेवेन जैसे ठहर गया। उसने गहराई से न्यांगिन को देखा और आखिरकार हमारे साथ रहने के लिए मान गया। उसके साथ न्यांगिन की पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ी और उसकी मदद से मुझे इस राज्य की असली हालत समझ में आई। पूरा राज्य अराजकता में डूबा हुआ था। महल सिर्फ नाम का रह गया था। उत्तर में कौम नाम का किंग ऑफ नॉर्दर्न पैसिफिकेशन और दक्षिण में दोंगजुरान नाम का किंग ऑफ सदर्न पैसिफिकेशन अपनी अपनी सेनाओं के सहारे शासन कर रहे थे और वनचेंग इनके बीच एक बफर जोन बन चुका था। मैंने तुरंत समझ लिया कि यही हमारा मौका है और मैंने निंगिन से कायन एन सिंह के व्यापारिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपना खुद का खुफिया जाल बुनवाया। देश भर में घूमने वाले उसके कर्मचारी हमारे आंख और कान बन गए, लेकिन हमारी ये अजीब गतिविधियां आखिरकार कायन एन सिंह का ध्यान खींचने लगी। वो उतना सीधा नहीं था जितना दिखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी भिखारन अचानक जुए की देवी कैसे बन गई, इसलिए उसने गुप्त रूप से हम पर नजर रखवाई और आखिरकार उसे पता चल गया कि नियांगिन हर रात एक पत्थर से बात करती है। एक रात वो अपने आदमियों के साथ हमारे घर में जबरदस्ती घुस आया। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। मिस न्यंगिन, मैं बस कुछ उधार लेने आया हूं। न्यंगिन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने मुझे सहज ही अपने पीछे छुपा लिया और पेवेन उसके सामने खड़ा हो गया। बॉस्कन, आपका मतलब क्या है? कनन संग ने सीधे कहा। उस पत्थर को उधार लेने आया हूं जो तुम्हारे हाथ में बोलता है। यह सुनकर पेवेन सन्न रह गया और न्यंगिन डर से कांपने लगी। तभी मैंने शांत होकर उसे अपने मन में निर्देश दिए। पहले रो, फिर धीरे धीरे 1000 टैल आगे बढ़ाओ और उसे लेने दो। जैसे ही नौकर आगे बढ़े, मैंने उसे रोना बंद करने को कहा और सिर उठाने को कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई और मैंने उसकी आवाज के जरिए एक बूढ़े आदमी की तरह बोलना शुरू किया। मैंने कन इन संग के सारे छुपे हुए अपराध एक एक करके खोल दिए। कनन संग, 3 साल पहले तुम जनमिंग परिवार के जनवू थे। उसी आदमी को तुमने मरवाया था, है ना? वो तुरंत चिल्लाया। झूठ! लेकिन उसका चेहरा जम गया था। मैंने आगे कहा, तो फिर तुम्हारी गर्दन पर वो 3 डंडों के निशान और वो नकली कब्र जहां उसे दफनाया गया, क्या मैं लोगों को भेजकर ये सब दिखवाऊं? ये सुनकर वो घुटनों के बल गिर पड़ा। अमर देवता, दया करें। मैंने उसके और भी अपराध गिनाए। घटिया रेशम सेना को बेचना, अच्छे माल की जगह खराब माल देना, और ये सब सुनकर पेवेन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसकी नजर में निंगिन अब किसी आत्मा से ग्रस्त लग रही थी। मैंने सख्ती से पूछा, कानून सांग, क्या तुम अपने अपराध जानते हो? वो कांपते हुए बोला, मैं गलत था, अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। तब मैंने कहा, अब से तुम्हारी जान और तुम्हारी सारी संपत्ति हमारी है। अगर तुमने जरा भी धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम भुगतोगे। वो तुरंत बोला, मैं कभी नहीं करूंगा, और फिर वो जमीन पर रेंगते हुए भाग गया। उसके जाने के बाद आंगन में सिर्फ पेवेन रह गया, जो पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। उसकी दुनिया की समझ पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने नियांगिन को देखा और बोला, मिस, आप तो दिव्य भाग्य से चुनी गई हैं। मैं आपका अनुसरण करूंगा, यही शायद मेरा एकमात्र रास्ता है। और उसने फिर से निष्ठा की शपथ ली। इस घटना के बाद हम तीनों के बीच का रिश्ता बदल गया। विश्वास के साथ अब एक डर भी जुड़ गया था। मैंने समझ लिया कि हमें एक ऐसी ताकत चाहिए जो हथियार उठा सके और मार सके, क्योंकि कानन संग जैसे लोग अपनी लालच के कारण कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, भले ही वो अभी डरा हुआ हो। और हमारा खुफिया नेटवर्क पहले से ही हर चीज पर नजर रख रहा था। तभी मैंने एक नाम सोचा, क्यूफान, जो कभी इंपीरियल गार्ड का एक बेहद कुशल प्रशिक्षक था, अपनी मार्शल कला में बेजोड़, लेकिन अपने ही वरिष्ठों को नाराज करने की वजह से सब कुछ खोकर वानचेंग में आकर गिर पड़ा था। वही आदमी अगले दिन हमारा चाकू बनने वाला था। न्यांगिन और पेवेन उसे ढूंढते हुए बास्टियन ऑफ नो फाइट्स नाम की उस जगह पहुंचे जहां हर तरह के लोग इकट्ठा होते थे, और वहां क्विफन शराब में अपना दुख डुबो रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी निशान थी और उसकी आंखों में एक अकेले भेड़िए जैसी ठंडी सतर्क चमक। पेवेन ने उसे आदर से नमस्कार किया, लेकिन क्यूफान ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो?
और तिरस्कार से हंसते हुए बोला, एक भिखारन यहां मजा लेने आई है। लेकिन नियांगिन जरा भी नाराज नहीं हुई। उसने मेरे दिए निर्देशों के अनुसार सिर्फ एक वाक्य कहा, वो झूठा आरोप जो 3 साल पहले क्वेफान पर लगाया गया था। ये सुनते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो अचानक खड़ा हो गया और नियंगिन को घूरते हुए बोला, तुम लोग असल में हो कौन? नियंगिन ने बिना नजर झुकाए शांत आवाज में कहा कि वो बस इस उथल पुथल भरी दुनिया में जीना चाहती है। और फिर सीधे उसके दिल पर चोट करते हुए बोली, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, फिर भी तुम यहां शराब में अपना दर्द डुबो रहे हो। क्या ये बेकार नहीं जा रहा? क्यूफान चुप हो गया और तभी नियांगिन ने आगे कहा, हम नहीं चाहते कि तुम उन महत्वाकांक्षी लोगों का कुत्ता बनो। हम चाहते हैं कि तुम जनरल बनो। तुम्हारे द्वारा प्रशिक्षित सैनिक आम लोगों की रक्षा करेंगे। और उसी वक्त मैंने उसे 1,000 टेल का बैंक नोट निकालने को कहा, जो हमारी सच्चाई का प्रमाण था। हमें असली योद्धा चाहिए। क्विफान की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि उसे पैसों की नहीं, सम्मान और एक मौके की जरूरत थी। और आखिरकार उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी अब नियंगिन को सौंपता है। इस तरह क्वेफान हमारी तलवार बना और पेवेन हमारी ढाल। इसके बाद हम तेजी से आगे बढ़े। शहर के बाहर एक छोड़े गए सैन्य शिविर में क्विफन ने 500 आवारा लोगों और भंग किए गए सैनिकों को इकट्ठा किया और कड़ा प्रशिक्षण शुरू किया। और मैंने नियांगिन के जरिए उसे हर युग की बेहतरीन सैन्य रणनीतियां और ट्रेनिंग मेथड्स सिखाई, जो मेरी 300 साल की यादों में जमा थीं। किफा मुझे सचमुच आसमान से मिला हुआ एक सैन्य ग्रंथ मानने लगा। ये तो दिव्य रणनीतियां हैं मैडमोजेल, सच में युद्ध के देवता का पुनर्जन्म है। वहीं दूसरी ओर पेवेन ने मेरे सुझावों पर अर्थव्यवस्था में बदलाव शुरू किया। उसने व्यापारिक रास्तों का इस्तेमाल करके सस्ते दाम पर अनाज मंगवाया, लंगर जैसे भोजन केंद्र खोले और पीड़ित लोगों की मदद की, जिससे नियांगिन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी और लोग उसे जिंदा बोधिसत्वा कहकर पुकारने लगे। धन्यवाद सिटी लॉर्ड, धन्यवाद जिंदा बोधिसत्वा। पेवेन की मदद से नियांगिन ने समझ लिया कि अगर हमें टिकना है तो हमें वनचेंग को अपने नियंत्रण में लेना होगा। लेकिन सबसे बड़ा बाधा था वहां का मजिस्ट्रेट और स्थानीय कुलीन वांग फैमिली, जो शहर के 80% अनाज व्यापार को नियंत्रित करते थे। तब मैंने नियांगिन के लिए एक आर्थिक युद्ध की योजना बनाई। दूसरे इलाकों से सस्ता अनाज मंगवाकर वांग फैमिली के एकाधिकार को तोड़ना। जवाब में वांग फैमिली ने गुंडे भेजे, लेकिन क्यूफान द्वारा प्रशिक्षित हमारी नई सेना ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर नियांगिन ने वान चेंग मर्चेंट कंपनी गार्ड बनाकर अपनी खुद की सशस्त्र ताकत खड़ी कर ली। मजिस्ट्रेट ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले से जुटाए गए सबूतों के जरिए पेवेन से उसके सैन्य धन के गबन को उजागर करवाया। पेवेन ने शहर के विद्वानों के बीच अभियान चलाया और जनमत को भड़का दिया, जिससे मजिस्ट्रेट गिर गया और जनता का समर्थन पूरी तरह निंगिन की तरफ झुक गया। आखिर में वांग फैमिली ने निंगिन की हत्या के लिए हत्यारे भेजे, लेकिन क्विफान ने उस हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि एक वफादार गार्ड की मौत ने नियांगिन को अंदर तक हिला दिया। ये उसकी मौत से पहली सीधी भिड़ंत थी। वो उल्टियां करने लगी, हर रात बुरे सपनों से परेशान रहने लगी। ये मेरी वजह से हुआ, मैंने उसे मरवाया। लेकिन मैं ठंडा और कठोर रहा। नहीं, उसे तुम्हारी कमजोरी ने मारा, तुम्हारी कमजोरी और उनके हथियार। मैंने ऐतिहासिक उदाहरण और मानसिक सहारा देकर उसे इस दर्द से बाहर निकाला। स्त्रियों की दया शांति नहीं लाती। और धीरे धीरे नियांगिन बदल गई। उसने एक जाल बिछाया, वांग फैमिली के सभी प्रमुख लोगों को एक ही बार में पकड़ लिया और उनके निष्पादन का आदेश दिया। उसने अपनी आंखों से अपने दुश्मनों को मरते देखा और उसके दिल से आखिरी बोझ भी उतर गया। उसने वांग फैमिली की सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे खजाना और अनाज भंडार भर गए। जब वानचंग पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ गया तो उसने सहज ही पेवेन से कहा, हो गया। लेकिन पेवेन समझ नहीं पाया। वो खुद हैरान रह गया और मैं भी इस एक आधुनिक और अजीब परिचित वाक्य से भीतर तक हिल गया। यहीं से पहली बार मुझे उसकी असली पहचान पर शक हुआ। नियंगिन ने एक नया मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया और अब वनचेंग उसकी मजबूत आधारभूमि बन गया। इसके बाद मैंने नियंगिन के जरिए पेवेन को अपने समय से आगे के विचार देने शुरू किए। वो मुझसे पूछता, मास्टर, काओम और दोंगजुरन में कौन जीतेगा? अगर हम पुराने राजवंश की कृषि कॉलोनी नीति लागू करें तो क्या यह संभव है?
और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि नियांगिन के सवाल कितने गहरे होते जा रहे हैं। मैंने उसे युद्ध को व्यापार से पोषित करना और व्यापार को युद्ध से बढ़ाना जैसी अवधारणाएं समझाईं, जो उसके लिए पूरी तरह नई थीं। और मैंने बताया कि किसी भी युद्ध सरदार की ताकत समझने के लिए जनता का समर्थन, कर और खाद्य भंडार देखना जरूरी है। ये सब मेरी 300 साल की अपनी आंखों देखी सच्चाइयां थीं। मैंने देखा था कि कैसे व्यापार से अपार धन इकट्ठा किया जा सकता है और कैसे नमक और लोहे की गलत नीतियों ने बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दिए। अब पेवेन की नजर में न्यांगिन सिर्फ एक व्यापारी लड़की नहीं रही, बल्कि एक रहस्यमयी, लगभग दैवीय अस्तित्व बन गई। एक रात वो खुद को रोक नहीं पाया और न्यांगिन से सवाल कर बैठा, मिस, आप निश्चित ही साधारण इंसान नहीं हैं। आप आखिर हैं कौन? न्यांगिन का दिल गले तक आ गया। उसने मेरी तरफ मदद के लिए देखा। पियर, क्या करूं? और मैंने शांत स्वर में कहा, डरो मत, वही कहो जो मैं कहता हूं। फिर उसने दोहराया, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो मैं करना चाहती हूं और जो आप करना चाहते हैं मास्टर, वो एक ही है। मैं इस अराजक दुनिया में पूरे साम्राज्य के लोगों के लिए शांति चाहती हूं। यह सुनकर पेवेन का शरीर कांप उठा और काफी देर बाद उसने अचानक घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। वह अपनी पूरी जिंदगी मैडोमोजेल की सेवा में समर्पित करता है, एक कुत्ते और घोड़े की तरह, बिना पछतावे के, मौत तक। और इस तरह हम अपनी ताकत तो इकट्ठा करते गए, लेकिन समय हमारे पक्ष में नहीं था। इस तरह हमारी तेजी से बढ़ती ताकत आखिरकार एक ऐसा लालच बन गई जिसे उत्तर में लू फेओस काओम और दक्षिण में दोंगजुरान दोनों निगलना चाहते थे। दोनों ही हम पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन पहला कदम दोंगजुरान ने उठाया। उसने सीधे अपनी सेना नहीं भेजी, बल्कि जाओजी नाम का एक दूत भेजा, जिसने आते ही सख्त अल्टीमेटम सुनाया, 3 दिन के अंदर 5 लाख बोरे अनाज और 3 लाख टेल चांदी जमा करो, क्योंकि इस अशांत समय में ताकत ही कानून है और दोंगजुरान की 1 लाख सैनिकों की सेना ही उस कानून की असली वजह है। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम दोगे तो तुम नागरिक हो, अगर नहीं दोगे तो तुम डाकू हो, यानी खुली धमकी। बातचीत पूरी तरह रुक गई, कोई रास्ता नहीं बचा था। और उसी निर्णायक पल पर निंगिन पर्दे के पीछे से बाहर आई, एक साधारण सफेद कपड़े में, बिल्कुल किसी आम लड़की की तरह, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत दृढ़ता थी। उसने खुद सामने आकर हालात का सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी पहचान गरिमा के साथ बताई और दोंगजुरन की इस जबरन वसूली को साफ साफ ठुकरा दिया। हम तुम्हारी धमकियों और अपमान के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। चाओ जी के तिरस्कार के बीच न्यांगिन ने अचानक विषय बदल दिया और बोली, राजा डोंग की सोच बहुत छोटी है। इस एक वाक्य ने जोजी की जिज्ञासा जगा दी। न्यांगिन आगे बढ़ी, नक्शे के सामने खड़ी हुई और उसने सटीक तरीके से डोंगजुरान के उत्तर की ओर अभियान में आने वाली रसद की समस्याओं को दिखाया। फिर उसने नक्शे पर 3 ऐसे बिंदु चिन्हित किए जो पुरानी छोड़ी गई राहों में छिपे हुए थे, और एक साहसी योजना रखी, काउम के पीछे स्थित उसके रसद भंडार पर अचानक हमला। ये सारी जानकारी मेरी 300 साल की सैन्य यादों से आई थी, खासकर शाही महल के सबसे विस्तृत नक्शों से। जाओ जी के चेहरे का तिरस्कार पूरी तरह गायब हो गया और न्यंगिन यहीं नहीं रुकी। उसने काउम की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका शक करने वाला स्वभाव, को सामने रखा और एक किताब उसे थमा दी, जिसमें काउम के अधीन सभी जनरलों की बेहद सटीक जानकारी थी। इतनी सटीक कि उसमें जनरल जान और काउम के बीच के मतभेद तक दर्ज थे। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये मानसिक रूप से दुश्मन को तोड़ने की रणनीति थी। जॉर्जी इसे पढ़ते पढ़ते ठंडे पसीने में भीग गया और पूरी तरह न्यांगिन की काबिलियत से प्रभावित हो गया। उसे लगा जैसे वो इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा अस्तित्व है जो भविष्य तक देख सकता है। तब न्यांगिन ने प्रस्ताव रखा कि वो इन नक्शों और इस जानकारी को सोने चांदी के ढेर की जगह एक छोटे से उपहार के रूप में दे रही है। ये वैन शहर की तरफ से हमारी श्रद्धा है। कृपया अपनी सुरक्षा हमें दें। चाओ जी ने गंभीर होकर कहा, मिस, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे तुरंत लौटकर राजकुमार को रिपोर्ट करनी होगी। और उसके जाने के बाद पेवेन तुरंत चिंतित हो उठा। मिस, ये तो शेर को पालने जैसा है। जब डोंगजुरान विद्रोहियों को हरा देगा तो वो हमें भी निगल जाएगा। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। चुप बैठकर अंत का इंतजार करने से बेहतर है सब कुछ दांव पर लगाकर डोंगजुरान की लालच और विद्रोहियों के घमंड का फायदा उठाना। जैसे ही ये दोनों ताकतें आपस में भिड़ेंगी,
हमें सांस लेने का मौका मिलेगा। तब हम क्या बनेंगे, ड्रैगन या सांप, ये हमारे भाग्य पर निर्भर करेगा। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने खून से अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। उस रात न्यांगिन सो नहीं पाई। उसने मुझे अपने पास रखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या हम सच में जीत सकते हैं पियरे? मुझे डर लग रहा है, सब कुछ इसी दांव पर है। उसका डर मेरे अंदर भी उतर गया। मुझे लियंग के उस सम्राट की याद आ गई जिसने अपने राज्य की नींव रखने से पहले यही जोखिम उठाया था। मैंने जीत के बारे में कुछ नहीं कहा, बस उसके मन में एक मजबूत विचार डाला, किस्मत का इंतजार मत करो, ये उसे खुद बनाओ। उसका शरीर हल्का कांप उठा। उसने मुझे अपने माथे से लगा लिया। उस ठंडे स्पर्श ने उसे एक अजीब ताकत दी। उसकी आखिरी कमजोरी भी टूट गई और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि एक तूफान पूरी दुनिया को निगलने वाला है और उसकी शुरुआत हमसे ही होगी। 3 दिन बाद दोंगजुरान ने 100 लोगों का एक दल भेजा, जिसका नेतृत्व कोई जनरल नहीं बल्कि वियो नाम की एक महिला कर रही थी। वो दूतों की रक्षक थी, उसकी सबसे तेज धार, और भले ही वो मदद के नाम पर आई थी, असल में वो हमारे पास रखी गई एक जहरीली कांटे जैसी थी। उसकी नजर ठंडी और चुभने वाली थी, जैसे किसी गहरे अंतहीन कुएं की तरह, और पहली मुलाकात में ही उसने नियांगिन पर भारी दबाव डाल दिया। लेकिन मेरे निर्देशों के अनुसार नियांगिन ने खुद को मासूम और थोड़ी झिझक वाली लड़की की तरह दिखाया और सारी काबिलियत का श्रेय एक ऐसे पुराने ग्रंथ को दे दिया जो असल में मौजूद ही नहीं था। अगले कुछ दिनों में वियो बार बार नियांगिन से बात करती रही। सुना है आपने कैसीनो में सबको चौंका दिया। ऐसा हुनर किस किताब में लिखा है? उसकी बातें कविता और गीतों के आसपास घूमती थीं, लेकिन हर सवाल के अंदर एक छुपा हुआ वार होता था। उसने कैसीनो की घटना का भी जिक्र किया, लेकिन नियांगिन ने बिना एक भी गलती के शांत जवाब दिया, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। हालांकि वे वो पूछताछ बंद कर चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें बता रही थीं कि वो एक शब्द भी नहीं मानती। वो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसी बीच उत्तर में युद्ध छिड़ गया। दोंगजुरान ने हमारी योजना अपनाई और चंकान पर अचानक हमला किया। जनरल जनू ने दरवाजे खोलकर आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोही जवाब देने से पहले ही हार गए और वियो के साथ डोंगजुरान ने एक बड़ी जीत हासिल की। उसकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। ये सब हमारी योजना का हिस्सा था, लेकिन नई समस्या सामने थी। अब दोंगजुरन का अगला निशाना हम ही होंगे। नियंगिन ने शांत होकर कहा, हम एक शेर के पास बैठे खरगोश जैसे हैं। शेर जीत चुका है और वो जरूर लौटेगा हमें खाने। पेवेन की चिंता के सामने नींगिन ने हर शब्द सोच समझकर कहा, खरगोश तभी बचेगा जब वो एक रात में खुद शेर बन जाए। मैंने तुरंत क्वेफन को तैयारी का आदेश दिया। वॉन के 500 गार्ड अब बदल चुके थे, लेकिन उनमें अभी एक चीज की कमी थी, खून का अनुभव। तभी किस्मत से लगभग 1000 विद्रोही सैनिक वान के पास हार कर भागते हुए आए, जो हमारे लिए अभ्यास का मौका बन गए। पेवेन ने लड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन उसने खुद ही मना भी किया। अभी अपनी ताकत दिखाना और वियो को जवाब देना खतरनाक हो सकता था, लेकिन अपने इलाके की रक्षा करना जरूरी था। और उसी पल निंगिन के अंदर पहली बार अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी जागी। उसने कुइफान को आदेश दिया कि घेराबंदी की रणनीति अपनाए। पहले लुटेरों को उस गांव को घेरने दो जिसे हम पहले ही मजबूत कर चुके थे, और 2 दिन की घेराबंदी के बाद जब वे थककर कमजोर हो जाए तब हमला करो। ठीक ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद जब लुटेरे थके और भूखे हो चुके थे, तभी क्विफन के नेतृत्व में वन के 500 गार्ड भूतों की तरह उनके पीछे प्रकट हुए और अचानक हमला कर दिया। और फिर जो हुआ वो एक कत्लेआम था। वान के गार्ड्स 3 शक्तियों की फॉर्मेशन में खड़े होकर इतनी आसानी से दुश्मन की लाइनों को तोड़ देते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएं। 50 से भी कम लॉसेस के साथ वे आधे से ज्यादा लुटेरों को खत्म कर देते हैं। इस बैटल के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है और शहर के लोग खुद आगे बढ़कर जीतने वाली सेना का स्वागत करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक आर्मी नहीं बल्कि लोगों का पूरा सपोर्ट भी होता है। वियो एक टी हाउस में बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है और उसके हमेशा बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर पहली बार एक गहरी सीरियस एक्सप्रेशन दिखती है। बिना देर किए वह तुरंत बैटल रिपोर्ट डोंगुरान को भेज देती है और ठीक 3 दिन बाद उसकी तरफ से एक लेटर आता है जिसमें नियांजिन को वॉन का लॉर्ड घोषित किया जाता है और उसे तुरंत चंजू पहुंचकर मिलिट्री अफेयर्स रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाता है। पीवन और सिफन ये समझ जाते हैं कि ये असल में एक डेथ ऑर्डर है।
इसलिए वे नियांजो को रोकने की कोशिश करते हैं। मिस, आप वहां नहीं जा सकती, आप जरूर मर जाएंगी। यहां तक कि सीफान गुस्से में यह भी कह देता है कि डोंगुरान के खिलाफ सीधा लड़ना चाहिए, लेकिन नियांजो पूरी शांति के साथ उस बॉक्स को ठुकरा देती है और मुझसे सच्चाई पूछती है। तब मैं उसे समझाता हूं कि यही हमारा एकमात्र मौका है उसके कंट्रोल से आजाद होने का, और मैं उसे यकीन दिलाता हूं कि अगर वह मेरी बात मानेगी तो वह सुरक्षित वापस आएगी। इस वादे से उसका आत्मविश्वास तुरंत लौट आता है और नियांजो ने एक अटल फैसला लेता है कि वह जंगजू जरूर जाएगा। सिर्फ जाने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह जाएगा कि डोंगजुरान खुद उसे वापस छोड़ने पर मजबूर हो। जेंगजू जाने वाली काररीज में मैं नियांजुन को डोंगुरान की कमजोरियां विस्तार से समझाता हूं कि वह स्वभाव से बेहद शक करने वाला और बहुत घमंडी इंसान है। और फिर मैं उसके लिए एक बहुत ही बारीक और सटीक प्लान बनाता हूं। मैं उसे साफ कहता हूं कि वह तुम्हारी सेलेस्टियल डेस्टिनी छीनना चाहता है, इसलिए यह सफर खतरा नहीं बल्कि हमारा मौका है उसे खत्म करने का। इसी दौरान अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से मैं डोंगुरान की आर्मी के एक जनरल को खरीद लेता हूं ताकि वह जंजू कैंप में एक सीक्रेट एजेंट बनकर सही समय का इंतजार करे। जब हम वहां पहुंचते हैं तो डोंगुरान ऊंची जगह पर बैठा होता है। उसकी नजर तलवार की धार जैसी तेज होती है और नियांजून वैसी ही पोस्चर अपनाता है जैसी हमने पहले प्रैक्टिस की थी, और कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। वह जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाता है और डोंगुरान उसे बार बार अलग अलग मिलिट्री सवालों से परखता है। लेकिन मेरे दिए हुए निर्देशों के अनुसार नियांजुन हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देता है, जिससे डोंगुरान का सेलेस्टियल डेस्टिनी पर विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। तभी डोंगुरान अचानक ऊंची आवाज में पूछता है, असल में ये कौन है? और न्यानुन जमीन पर झुककर गले में कांपती आवाज के साथ कहता है, मैं सिर्फ एक आवाज सुनता हूं, एक पत्थर की आवाज। फिर वह कांपते हुए वह लकड़ी का डिब्बा निकालता है जिसमें मैं मौजूद हूं और कहता है कि सारी स्ट्रैटेजीज उसी ने उसे बताई हैं। वह सारे राज खोल देता है, जिस पर डोंगुरान गुस्से में कहता है, बदतमीज, एक साधारण पत्थर से राजकुमार को बेवकूफ बना रहा है। तब न्यानुन कहता है, अगर आपकी हाइनेस को यकीन नहीं है तो आप खुद कोशिश कर सकते हैं, बस दिल सच्चा होना चाहिए, तभी यह जवाब देगा। डोंगुरान थोड़ी देर सोचता है, फिर वेयाओ को आदेश देता है कि वह डिब्बा खोले। जैसे ही वह उसे खोलकर मुझे देखता है, वह एकदम जड़ हो जाता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वह कांपते हुए मुझ पर लिखे शब्द पढ़ता है, मैंडेट ऑफ हेवन प्राप्त हुआ, दीर्घायु हो। उसके चेहरे पर भाव तेजी से बदलते हैं, पहले हैरानी, फिर खुशी और फिर लालच। पास खड़ा नियनून रोती हुई आवाज में कहता है कि उसे नहीं पता ये क्या है, और डोंगुरन कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता ये क्या है? वह तुरंत दया की भीख मांगता है और अब सारी उलझनें साफ हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो इंपीरियल रिलिक से बात कर सकती है, वही तो सेलेस्टियल डेस्टिनी का संकेत होती है। डोंगुरान की नजर नियांजुन पर पूरी तरह बदल जाती है और वह पूछता है, अगर मैं डोंगुरान हूं तो क्या मैं एम्पायर पर राज कर सकता हूं? मैं जानबूझकर उसे कोई जवाब नहीं देता, जिससे वह बहुत निराश हो जाता है और पूछता है, ये बोल क्यों नहीं रहा? तब नियंजुन कहता है, यह सिर्फ उन्हीं से बात करता है जिनका दिल सच्चा होता है। डॉनगुरान को अचानक समझ आता है कि बात उसकी सिंसेरिटी की नहीं, बल्कि ये रिलिक सिर्फ इस लड़की को पहचानता है, और तभी उसके दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बनता है। वह कहता है, आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं और तुम्हें प्रिंसेस ऑफ सेलेस्टियल डेस्टिनी का टाइटल देता हूं। असल में वह उसे अपने पास कैद रखकर एक पर्सनल टूल बनाना चाहता है, लेकिन यह सब पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा होता है। नियानुन दिखावा करता है कि वह बहुत सम्मानित और कृतज्ञ है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। बैंकेट के दौरान डोंगुरन मुस्कुराते हुए पूछता है, मेरी बेटी बताओ, हमें वेस्ट चू से कैसे निपटना चाहिए? और नियांजुन आंखें बंद करके मेरा तैयार किया हुआ जवाब देता है, उत्तर की तरफ अभियान रोक दीजिए और पहले सेंट्रल चू को जीतकर इंपीरियल डेस्टिनी पूरी कीजिए। यह सुनकर डोंगुरान की आंखें चमक उठती हैं और उसके जनरल्स के चेहरों पर लालच और सम्मान मिला जुला दिखता है। लगातार 3 दिनों तक मैं नियांजुन के जरिए पुरानी डायनास्टीज की सारी गहरी नॉलेज डोंगोरन को देता हूं, और वह पूरी तरह उससे प्रभावित होकर उस पर अपना शक लगभग खत्म कर देता है। वह नियंजून को बस एक बोलने वाला माध्यम समझने लगता है, और यही वह सही समय होता है जिसका मुझे इंतजार था। चौथी रात
डोंगजुरान अपने गार्ड्स को हटा देता है और नियंजुन को अकेले बुलाकर सबसे अहम सवाल पूछता है, क्या मैं डोंगजुरन सच में सन ऑफ हेवन बनने के लिए डेस्टिन्ड हूं? नियोन आंखें बंद करता है, कुछ देर सुनने का नाटक करता है और फिर आंखें खोलकर खाली नजरों से कहता है, तुम में महानता है लेकिन तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं और हेवनली विल तुमसे दूर हो चुकी है। फिर मैं उसके सारे पाप एक एक करके गिनवाता हूं, जैसे कैदियों की बेरहमी से हत्या और शाही कब्रों की लूट। ये सुनकर वह अंदर से टूट जाता है, जमीन पर गिर पड़ता है और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसकी मानसिक दीवारें पूरी तरह टूट जाती हैं और वह गिड़गिड़ाकर मुझसे मुक्ति का रास्ता पूछता है। तब मैं उसे बताता हूं, आज रात अकेले एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस पर जाओ और हेवनली फायर का इंतजार करो जो तुम्हारे पापों को जला देगा। मैं उसे खास तौर पर चेतावनी देता हूं कि यह एक गुप्त बात है और उसे अकेले ही जाना होगा, वरना उसकी डेस्टिनी टूट जाएगी। डोंग सुरान इस बात पर पूरा भरोसा कर लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वहां हेवनली फायर नहीं बल्कि हमारे एलीट सोल्जर्स पहले से घात लगाकर बैठे हैं, जिनकी तलवारें अंधेरे में चमक रही हैं। रात बहुत अंधेरी और तेज हवा वाली होती है और डोंगजुरान सच में अकेले ही कैंप से निकलता है। उसके दिल में सिंहासन पर बैठने के सपने भरे होते हैं। जैसे ही वह टेरेस पर पहुंचता है, अंधेरे में छिपी दर्जनों क्रॉसबोज एक साथ तीर छोड़ती है और बिना चीख निकलने का मौका दिए ही डोंगुरन को भेद देती है। वह तुरंत मर जाता है और मरते समय भी उसकी आंखों में यकीन नहीं होता। उसी पल जेंगजू कैंप में खबर फैलती है कि प्रिंस अचानक मर गया है और काओ की सेना हमला कर देती है। न्यांगजिन खून से लथपथ चेहरे के साथ वेयाओ और जॉयजी को ढूंढते हुए चिल्लाता है, मेरे पीछे आओ, यहां से तुरंत निकलना होगा, रुकना मत। और इस तरह चाओ की सेना बिना नेतृत्व के खुद ही बिखर कर भाग जाती है। उसे जल्दी बचाओ, वह चिल्लाया और उसकी आवाज ने पहले से भड़के हुए क्योस में और आग लगा दी। तभी तुरंत बाद सिफान अपनी एस्कॉर्ट के साथ डोंगुरान की लाश लेकर कैंप के दरवाजे पर दिखाई दिया और जोर से घोषणा की, प्रिंस की हत्या हो गई है, प्रिंसेस का साथ दो, प्रिंस का बदला लो। अफवाहें, जासूस और लाश, इन तीन चीजों ने मिलकर पिंगान की सेना की पूरी हिम्मत तोड़ दी। आखिरकार जाओजी के सही समय पर किए गए एनालिसिस के बाद पिग्नन की 1 लाख सैनिकों की सेना ने सिर झुकाकर सिर्फ 14 साल की प्रिंसेस नियंजांगिन के प्रति वफादारी की शपथ ले ली, जो स्वर्ग द्वारा चुनी गई थी। नियंजिन ने एक चौंकाने वाला पलटवार पूरा किया और उस डिवाइन जंप को अपने हाथों में थाम लिया। चेंगजू की शहर की दीवार पर खड़ी होकर नीचे झुकी हुई सेना को देखते हुए उसका शरीर अभी भी कांप रहा था और उसे सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। तब मैंने उसे शांत स्वर में कहा, यह जीत नहीं है, यह तो बस एक बहुत ही क्रूर खेल की शुरुआत है। नींद ने गहरी सांस ली और उसकी नजरें उलझन से बदलकर दृढ़ता में बदल गईं। उसने तुरंत आदेश दिया, मेरे हुक्म को आगे बढ़ाओ, गोदाम खोलो और अनाज बांटो। लेकिन डोंगजुरन द्वारा छोड़ा गया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तुरंत एक बड़ी रुकावट बन गया और पुराने मंत्री गेंगे के नेतृत्व में महल के सामने घुटनों पर बैठ गए और बोले, प्रिंसेस, कृपया सोचिए, अनाज ही सेना और राज्य की नींव है। अगर इसे ऐसे बांट दिया तो अगर काओमेन हमला करेगा तो हम कैसे बचेंगे? न्यानजिंगिन थोड़ी हिल गई और उसने मुझसे सलाह मांगी। मैंने साफ कहा, सिर्फ एक बात सही है, जो सबसे ज्यादा लोगों को बचा सके वही सही है। अनाज दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए होता है। फसल आने पर अनाज का कर्ज वापस लिया जाएगा और जो काम नहीं कर सकते वे मेहनत करके सहायता पाएंगे। इस फैसले ने न सिर्फ लोगों को शांत किया बल्कि कई शरणार्थियों को कामगार में बदल दिया। एक ही कदम में 3 फायदे हुए। महल के सामने घुटने टेक कर बैठे पुराने मंत्री सन्न रह गए और गेंगे को एहसास हुआ कि उसने इस लड़की को कम आंका था। डोंगजुरन की मौत के बाद जनता की जयकार ने हर विरोध की आवाज को दबा दिया और सभी बिना हिचकिचाहट के नियंजंगिन की तरफ मुड़ गए। उसी समय मेरे इंटेलिजेंस नेटवर्क ने यह पता लगाया कि गेनगे का गेनान के सबसे बड़े क्लैन ला फैमिली से गहरा संबंध है और वह देखना चाहता था कि मैं जो खरगोश हूं उसके पास सच में दांत हैं या नहीं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, शेर के दांत दुश्मन का गला चीरने के लिए होते हैं, वार सीधा मौत तक होना चाहिए। 3 दिन बाद सिफन के एस्कॉर्ट में जा रहा अनाज का काफिला पहाड़ी डाकुओं द्वारा हमला कर दिया गया। अनाज जला दिया गया और गार्ड्स को भारी नुकसान हुआ। यह सीधी युद्ध की घोषणा थी। सब जानते थे कि इसके पीछे गेनगे और बड़े परिवारों का हाथ है,
लेकिन फिर भी गेनगे ने पाखंडी अंदाज में कहा, मुझे 3,000 सैनिक दीजिए, मैं उन डाकुओं को पकड़कर प्रिंसेस के सामने पेश करूंगा। असल में वह मौका देखकर मिलिट्री पावर अपने हाथ में लेना चाहता था। ये एक मुश्किल स्थिति थी। मान लेने पर सेना की ताकत खोनी पड़ती और मना करने पर जवाबदेही नहीं रहती। सब नियंजंगिन के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी नीन ने खुद सिफन को उठाया, जो माफी मांगते हुए झुका था, और ठंडी आवाज में कहा, मैं अपने भाइयों के खून का 100 गुना बदला लूंगी। उसकी नजरें बर्फ की धार जैसी तेज थीं। उसने गेंगे की तरफ देखते हुए आदेश दिया, पूरे शहर में कर्फ्यू लगाओ, 3 दिन में मैं उस दोषी को यहां घुटनों पर देखना चाहती हूं। गेंगे बोला, प्रिंसेस, ये नामुमकिन है। बिना सबूत के आप लोगों के दिल ठंडे कर देंगी। नीन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं ही सबूत हूं और खेत भी सबूत है। अगले 3 दिनों तक जोंगजू पूरी तरह अलर्ट पर रहा। हर सांस में डर था। वेयाओ का एम्ब्रॉयडरी ब्यूरो काली लहर की तरह पूरे शहर में फैल गया और हर कोने में अफवाहें घूमने लगीं। इन 3 दिनों में नियंजंगिन खुद को कमरे में बंद रखती है और मैं उसे इतिहास की कहानियां सुनाता हूं। कैसे पहले एम्परर ने 40,000 सैनिकों को जिंदा दफना दिया था और कैसे एम्परर गोंगो ने 10 साल में सभी वॉरलॉर्ड्स को खत्म कर दिया था, ताकि वह समझ सके कि सत्ता कितनी निर्दयी होती है। आखिरकार जानकारी मिलती है कि सच में ला फैमिली के निजी सैनिकों ने काफिले पर हमला किया था और गेंग्यू भी इसमें शामिल था। उसने हथियारों की जानकारी भी दी थी। लेकिन नींद कहती है, सिर्फ कबूलनामे काफी नहीं, मुझे ऐसा सबूत चाहिए जो सबको चुप करा दे। इसलिए उसने वियो को एक नाटक करने को कहा। चौथे दिन सुबह अलार्म बजता है। गेनवे, जो अपनी नई पत्नी के साथ कूप की बात कर रहा होता है, अचानक सुनता है कि ला फैमिली का पूरा सफाया हो गया। उसे तुरंत समझ आता है कि वह जाल में फंस चुका है। लेकिन कुछ करने से पहले ही वेओ ने उसके मैंशन को घेर लिया और उस पर आरोप लगा दिया कि उसने ला फैमिली के साथ मिलकर हत्या की और गवाहों को खत्म किया। वियो ने नकली सीक्रेट लेटर्स और गेंगुए के घर से जब्त भारी खजाना भी पेश किया, जिससे आरोप और मजबूत हो गया। शुई के मेडिकल ऑफिस में सबूत पुख्ता किए गए और किफान सिटी गार्ड्स के साथ मिलकर गेंगे और उसके लोगों को जल्दी खत्म कर दिया गया। उनकी कटी हुई सिर शहर की दीवारों पर टांग दिए गए। इस खून से भरी रात ने पूरे जंजो प्रांत को दहला दिया। बड़े बड़े कुल चुप हो गए, जैसे सर्दी में झिंगुर। आर्मी के सैनिकों में भी बगावत की कोई हिम्मत नहीं बची। नींद ने गेंग्यू के खून से साबित कर दिया कि यह खरगोश सिर्फ दांत नहीं रखता, बल्कि निगल भी सकता है। फिर उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्या मैं डरावनी हूं? मैंने कहा, जब एम्परर या किसान सही काम करते हैं तो क्या वे सोचते हैं कि वे डरावने हैं? जिस दिन तुमने यह जगह ली, उसी दिन से तुम आम लोगों की नैतिकता से फैसले नहीं कर सकती। एक छोटी सी कमजोरी भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। और मैंने उसके सामने इतिहास की उन सभी त्रासदियों को रखा जो दया के कारण हुई थीं, ताकि वह समझ सके कि निर्दयी ठंडा दिमाग जरूरी है। उत्तर के बारबेरियन यह सब सुनकर तुरंत हमला नहीं करते, बल्कि अपने सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट जिनकीन को भेजते हैं। मैं उसे पहचानता हूं। इंपीरियल एग्जाम का टॉपर, बेहद बोलने में माहिर और खतरनाक दुश्मन शिनकीन बुरी नीयत से आता है। उसका मकसद युद्ध नहीं बल्कि मनोबल तोड़ना है। वह हेवनली मैंडेट वाली प्रिंसेस के मिथ को तोड़ना चाहता है और राजा की राह को चुनौती देता है। यही वह कमजोरी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कहता है, हेवन का मैंडेट आखिर है क्या? तुम्हारे राज करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। मास्टर, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो मुझे बताइए, इंसान होना आखिर क्या होता है? नींद ने सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया और फिर लगातार तुलना करते हुए उसने वह कड़वी सच्चाई सामने रख दी कि पुराने सिस्टम में गुलामों को इंसान ही नहीं माना जाता था, और यही वो चीजें थीं जिन्हें तुम मोरल रूल्स कहते हो। जबकि असल में यह पूरा व्यवस्था अनगिनत लोगों के खून और आंसुओं पर खड़ी थी। ऐसे ऑर्डर को मानने से बेहतर है उसे खत्म कर देना। उसकी ये बात जो दिल की गहराई से निकली थी, मुझे फिर से उसकी असली पहचान को लेकर उलझन में डाल देती है। उसकी बातें सीधे एक्जिंग के दिल में उतर जाती हैं, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि उसे सिर्फ बहस या चालाकी भरे शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन उसे राजा के मार्ग पर इतनी गहरी समझ सुनने को मिली। शिन काफी देर तक चुप खड़ा रहता है और फिर सच्चे मन से झुककर नियानजांगिन को प्रणाम करता है और कहता है, आपकी शिष्या ने आपका ज्ञान स्वीकार कर लिया।
उसी रात के बैंक्वेट में नियानजंगिन ऐसे ही कैजुअली गो फानियो का जिक्र करती है, जो बारबेरियन लीडर का सबसे भरोसेमंद स्ट्रैटेजिस्ट है, और वह साफ तौर पर दिखाती है कि एक्सिंगिंग और गो फैनशियो के बीच सोच का अंतर है। एक राजा के मार्ग पर चलता है और दूसरा हेगेमोन के रास्ते पर। वह कहती है कि गो फैनशियो की काबिलियत मास्टर एक्सिन से कम नहीं है, लेकिन उसका रास्ता तेज परिणाम पाने का है, जो शायद उत्तर के लोगों के लिए आशीर्वाद नहीं होगा। उसकी ये बातें जहर भरे सांप की तरह चिन किंग के दिल में उतर जाती हैं, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वह बस अपना प्याला उठाकर चुप रहता है। नियानजंगिन समझ जाती है कि समय आ गया है, इसलिए वह ज्यादा जोर नहीं देती और उसे कांच, उत्तरी इलाके में भेजे जाने वाला पेपर, घोड़े और फाइन पोर्सलिन जैसे उपहार देती है। फिर वह प्रस्ताव रखती है कि हर साल 1 लाख रोल पेपर और 1 लाख पोर्सलिन के बदले 5 लाख अनाज का आदान प्रदान होगा, जो बारबेरियन लीडर के नियंत्रण में रहेगा। इतना बड़ा फायदा था कि चिन मना नहीं कर पाता, और वह यह भी सुझाव देती है कि इस लाभ का कुछ हिस्सा पश्चिम के क्यांग को शांत करने में लगाया जाए। शिन को महसूस होता है कि उसके सामने कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमाग खड़ा है जो पूरे संसार की चालें गिन रहा है। हर कदम पर वह उसे सोचने का मौका ही नहीं देती, और उसे यह भी समझ आ जाता है कि अगर उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो गोनन के साथ दुश्मनी और दोस्ती की सीमा हमेशा के लिए धुंधली हो जाएगी। अंत में वह बस इतना कह पाता है, मुझे अपने स्वामी को इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन आखिरकार बारबेरियन लीडर इस समझौते को तोड़ देता है और खुद 3 लाख सैनिकों को लेकर दक्षिण की ओर बढ़ता है। राज्य के भाग्य का फैसला करने वाला युद्ध शुरू हो जाता है, और गुदेन की भिड़ंत में हमारी नेवी हार जाती है और भारी नुकसान उठाती है। इस हार की खबर जंजोऊ में दहशत फैला देती है, और लियान के नेतृत्व में पुराने जनरल आत्मसमर्पण की बात उठाते हैं। लेकिन नींद सबकी राय को खारिज कर ठंडे स्वर में कहती है, यह पीछे हटना नहीं है, यह गहराई में दुश्मन को खींचने की रणनीति है जो मैंने खुद तय की है। वह समय खींचकर दुश्मन को थकाने की नीति लागू करती है और आदेश देती है कि सरेंडर की बात करने वालों को तुरंत सजा दी जाएगी। हालांकि केओस आर्मी बहुत ताकतवर है, लेकिन बीमारी और मौसम पहले ही उसे कमजोर कर चुके हैं। सप्लाई चेन्स द्वारा बाधित हो रही है और मुख्य सेना मौसम के कारण धीमी हो चुकी है, जिससे युद्ध एक ठहराव में फंस जाता है। इसी दौरान गो फानियाओ काओ काओ को एक योजना देता है कि नेता को पकड़ो और विद्रोह खत्म करो, यानी जियांगजू शहर के अंदर से इकोनॉमिक वॉर और रूमर वॉर शुरू की जाए। एक अदृश्य युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। जेंगजू में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं, जनता घबरा जाती है और सेना के अंदर भी यह अफवाह फैल जाती है कि नियन आर्मी भागने वाली है। इस स्थिति में नियन आर्मी कहती है कि अब व्यापारियों को पकड़ना बेकार है, और पेवेन को आदेश देती है कि घोषणा करे कि 3 दिन बाद सरकार 30% कीमत पर अनाज बेचेगी, और वह भी अनलिमिटेड। इस फैसले पर अनाज जमा करने वाले व्यापारी हंसते हैं और इसे आत्मघाती कदम मानते हैं, क्योंकि इतनी कम कीमत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। लेकिन इससे जनता में उम्मीद जरूर जागती है। उसी समय वह मुझे अपने साथ शहर के बाहर किफान के बड़े कैंप में ले जाता है, जो सबसे खतरनाक लेकिन सबसे सुरक्षित जगह है, और वह एक योजना तैयार करता है। 3 दिन बाद भी चैंपिंग का गोदाम नहीं खुलता, और अचानक खबर फैलती है कि प्रिंसेस नियन को शहर के बाहर मिलिट्री कैंप में मार दिया गया है, और वह जिंदा है या नहीं यह भी पता नहीं। जनता की उम्मीद तुरंत निराशा में बदल जाती है। वहीं लियन और बाकी विद्रोही तथा अनाज व्यापारी अंदर ही अंदर खुश होकर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। लियान बुरे सलाहकारों को खत्म करने के बहाने मिलिट्री कूप शुरू कर देता है, जबकि व्यापारी 10 गुना कीमत पर अनाज बेचने लगते हैं और चिल्लाते हैं, प्रिंसेस मर चुकी है, जल्दी सरेंडर करो, मेरे साथ चलो और लॉर्ड कू की सेना का स्वागत करो। जंगजू पूरी तरह केओस में डूब जाता है, लेकिन जैसे ही लियन अपनी सेना लेकर महल के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और नियन आर्मी बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आती है, जैसे कोई भूत हो। उसी समय किफान कैंप और चेन से, जो मुख्य कैंप से घायल होने के बावजूद बचा हुआ था, एलीट सैनिकों के साथ पीछे से हमला करता है और विद्रोहियों को कुचल देता है। जब्त किया गया अनाज चंपिंग के गोदाम को भर देता है, और सस्ते दाम पर अनाज मिलने के बाद जनता का समर्थन नियन आर्मी के लिए चरम पर पहुंच जाता है। लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, प्रिंसेस
जिंदाबाद। इस तरह एक बहुत बड़ी आंतरिक संकट को उसने चतुराई से खत्म कर दिया। फिर वह मुझसे धीरे से कहती है, स्टोन, तुम हमेशा मेरी मदद करोगे ना? मैं तुम्हें सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाऊंगी, चाहे अंत में अकेलापन ही क्यों ना हो। चेंगजू में विद्रोह दबने की खबर चाओ कैंप तक पहुंचती है और गो फानियाओ समझ जाता है कि उसकी योजना असफल हो गई है। तब वह एक नया प्लान बनाता है कि ब्लॉकेड लाइन पर हमारी नेवी के साथ निर्णायक युद्ध किया जाए। चेंस अपने परिवार के कारण बेहद परेशान होता है। वह एक खुशबूदार पोटली पकड़े हुए नियन आर्मी से माफी मांगता है और तलवार निकालकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। प्रिंसेस, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मेरे पास सिर्फ अपनी मौत ही है आपको लौटाने के लिए। लेकिन नियन आर्मी उसे रोकती है और कहती है, काओ काओ ने खुद हमें एक ऐसी तलवार दी है जो उसके दिल को चीर सकती है। सबसे तेज धार वाली तलवार ब्लॉकेड लाइन पर। चाओ की सेना लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी और चेन्स अपनी फ्लीट को एक निराशाजनक आखिरी चार्ज में लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी आवाज गूंजती है, चेन्स, अगर अभी नहीं पलटे तो फिर कब? टकराव के ठीक उस पल फ्रंट लाइन के जहाज अचानक बगावत कर देते हैं और अपने ही फ्लैगशिप से टकरा जाते हैं, जिससे पूरी सेना में भारी कंफ्यूजन फैल जाता है। लेकिन असल में ये बगावती जहाज फायर शिप्स होते हैं, जिन पर पहले से मछली का तेल और सल्फर लगा होता है। वे बिना रुके सीधे चो की नेवल फॉर्मेशन में घुस जाते हैं और उनसे बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। देखते ही देखते भयंकर आग पूरे यांगत्जे नदी को अपनी चपेट में ले लेती है और उसी समय पश्चिम की कैवलरी और दोनों किनारों से छोड़े गए आग वाले तीर भी एक साथ बरसते हैं। आदेश आता है, पूरी सेना ध्यान दो, मेरे पीछे आओ, हमला करो, ये फायर शिप्स हैं। और एक ही पल में कू के 3 लाख सैनिक पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। काओ काओ किसी तरह जान बचाकर उत्तर किनारे की ओर भागता है। यह ब्लॉकेड की एक बड़ी जीत होती है और नियन आर्मी का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठता है। जंगजू शहर में जबरदस्त हलचल मच जाती है। लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, हर तरफ जश्न और जयकार होती है। लेकिन इसी बीच नियन आर्मी खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और एक स्पिरिट टैबलेट निकालती है जिस पर शेंस की मां, पत्नी और बच्चों के नाम खुदे होते हैं। सच ये था कि शेंस के रवाना होने से पहले ही वियो ने उसके परिवार को बचा लिया था, लेकिन इस योजना को असली दिखाने के लिए यह बात चेंस से छुपाई गई थी। परिवार पहले ही सुरक्षित था, लेकिन अगर उसे बता दिया जाता तो पूरा स्ट्रैटेजेम विश्वसनीय नहीं लगता। तब वह मुझसे पूछती है, स्टोन, एक जनरल की सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल करके जीत हासिल करना और उन एम्परर्स में क्या फर्क है जिनसे मैं नफरत करती हूं? मैं उसे कोई बड़े सिद्धांत नहीं सुनाता, बल्कि 300 साल पहले की एक कहानी सुनाता हूं जिसमें एक महान जनरल ने दुश्मन को धोखा देने के लिए अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार दिया था। फिर मैं उसे कहता हूं कि एम्परर का रास्ता एक अकेला रास्ता होता है जिसमें इंसानियत तक को त्यागना पड़ता है और उसे यह सब सहना होगा, क्योंकि उसने जो चुना है वह दुनिया के लाखों लोगों की किस्मत तय करता है। नियन आर्मी काफी देर तक चुप रहती है और फिर अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछती है। उसकी नजरों में फिर से एक शासक जैसी शांति लौट आती है और उसका मन फिर मजबूत हो जाता है। ब्लॉकेड की इस भयानक हार से कू की ताकत काफी कमजोर हो जाती है और उत्तर के सरदार और पश्चिम की ताकतें इस मौके का फायदा उठाती हैं। दुनिया अब 3 ताकतों में बंटने लगती है। उत्तर का काओमा, ग्योनन की नियान आर्मी और पश्चिम का लिएसंग एक तरह का 3 भागों वाला संतुलन बनने लगता है। इस शांति के समय में नियंजंगिन गिगनन में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स शुरू करती है। वह एकेडमीज बनवाती है, पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग को बढ़ावा देती है ताकि ज्ञान सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे। फिर वह एक और बड़ा आदेश जारी करती है, सभी गुलामों को आजाद किया जाता है और इंसानों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी जाती है। हे भगवान, धन्यवाद। यह फैसला सीधे बड़े घरानों के हितों को चोट पहुंचाता है और भारी विरोध पैदा करता है। कई बड़े विद्वान और प्रभावशाली लोग उसके खिलाफ बोलने लगते हैं कि यह परंपराओं के खिलाफ है और इससे देश का पतन होगा। इसी बीच वीईओ का इंटेलिजेंस नेटवर्क दक्षिण समुद्र के पार के व्यापारियों से जानकारी लाता है कि वहां काले न डूबने वाले जहाज और लोहे की नलियां हैं जो आग और गर्जना उगलती हैं। यह सुनकर मेरा दिल भारी हो जाता है और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इतनी भारी जनमत के दबाव के सामने कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मिस, पूरे देश की ताकतों को नाराज करना समझदारी नहीं है।
लेकिन वह दृढ़ता से कहती है, मैं सिर्फ ऐसा शासक बनना चाहती हूं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंसान की तरह जीने दे। पुराने नियमों को मैं खुद बदलूंगी। फिर वह आदेश देती है कि जेंगजू में एक अभूतपूर्व पब्लिक डिबेट आयोजित किया जाए, जिसका विषय हो, क्या इंसान बराबर हैं या उनमें ऊंच नीच है। पूरे शहर के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। मंच अभी बन ही रहा होता है, लेकिन कहा जाता है, आज ही शुरू करो। नीचे भारी भीड़ जमा होती है। महान कन्फ्यूशन गयांगसी के नेतृत्व में पिवेन और नियंजून को डिबेट के लिए चुना जाता है। ताकत का संतुलन बराबर नहीं होता और विरोधी पक्ष पहले हमला करता है। गुलामी खत्म करना सामाजिक संबंधों को नष्ट करना है। प्रिंसेस, क्या आपको अपने अपराध का एहसास है? आपकी इस कार्रवाई से राज्य की नींव हिल जाएगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? नियांजुन सीधे सफाई नहीं देता, बल्कि जोर से कहता है कि जो नियम किसी इंसान को इंसान मानने का हक ही छीन लेते हैं, ऐसे नियमों को खत्म कर देना चाहिए। वह खून से भरी सच्चाइयों के जरिए दिखाता है कि गुलामी में इंसानों के साथ कैसा व्यवहार होता है। यह सुनकर गुस्से में गयांगसी खुद मंच पर आता है और पूछता है, अगर गुलामी खत्म हो गई तो ये अनपढ़ और बिना कौशल वाले लोग कैसे झेंगे? वे तो अपराधी बन जाएंगे। क्या यही दुनिया प्रिंसेस चाहती है? तब न्यानजुन मंच पर पहले आजाद किए गए घोड़े संभालने वाले गुलाम जांग टियनू और घरेलू गुलाम क्वाई को बुलाता है, जो अब एक टेक्सटाइल वर्कशॉप और पेंटिंग वर्क के प्रमुख बन चुके हैं। वह सबको दिखाता है कि ये लोग अपने हाथों से संपत्ति बना रहे हैं। उन्हें आजादी दी गई, फैक्ट्रीज बनाई गईं और एकेडमीज के जरिए उन्हें काम सिखाया गया, जिससे वे अपनी इज्जत खुद कमा रहे हैं। वे अपने हाथों से दौलत बना रहे हैं, अपनी इज्जत कमा रहे हैं। यही मेरा राज्य है। यह देखकर गयंगसी की सोच पूरी तरह टूट जाती है। जिन सिद्धांतों पर उसे गर्व था, वे सच के सामने बिखर जाते हैं और वह खून उगलकर वहीं मर जाता है। इस तरह यह डिबेट एक दुखद लेकिन ऐतिहासिक अंत तक पहुंचता है और नियांजंगिन की नीतियां पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लागू होती हैं। एक नया गिंगन आकार लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक पश्चिम का चौ सेना भेजकर काओमा के पीछे स्थित महत्वपूर्ण शहर हंजोंग पर हमला कर देता है और पूरी दुनिया का संतुलन एक ही रात में बदल जाता है। काओमा का दूत मदद मांगने आता है और न्यानजुन एक कठिन फैसले के सामने खड़ा होता है। पूरी रात गहराई से सोचने के बाद वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सभी को चौंका देता है। न काओमा की मदद करेगा, न चाओ पर सीधा हमला करेगा, बल्कि नागनन पर कब्जा करेगा, ताकि कू और लियो के बीच दरार डालकर दुनिया के इस बड़े खेल में फिर से पहल अपने हाथ में ले सके। नियोंजुन की मास्टर स्ट्रोक चाल ने उसे जोनन में सिमटे हुए एक छोटे से लॉर्ड से उठाकर ऐसी चौथी ताकत बना दिया जो सीधे एम्पायर के लिए टक्कर दे सकती थी। हानजोंग की दीवारों के नीचे काओमा ने एक चालाक डिसइंफॉर्मेशन प्लान चलाया, जिसमें नियांजो और चाओ के जंग के बीच एक फेक सीक्रेट लेटर बनाकर उसकी कॉपी ल्यूसंग को भेज दी गई और उसका सिर भी साथ भेजा गया। शक में डूबे लियसग ने इसे पक्का सबूत मान लिया और गुस्से से भर गया कि उसे धोखा दिया गया है। यह नियांजुन कैसे हिम्मत कर सकता है मेरे पीछे साजिश करने की? उसी समय नियांजुन वान शहर की दीवार पर खड़ा होकर उस जगह को याद कर रहा था जहां से सब शुरू हुआ था, और पहली बार उसे खुद पर शक हुआ। उसने मुझसे पूछा, स्टोन, क्या मैं पहले जैसा अच्छा नहीं रहा? मैंने उसे जवाब दिया कि एक शासक को सिर्फ डर और सम्मान का पात्र होना चाहिए। इस जवाब ने उसकी राह को और पक्का कर दिया, लेकिन उसे और अकेला भी बना दिया। युद्ध पूरे 2 साल तक चला और मध्य के मैदान राख में बदल गए। नियंजुन ने पहली बार युद्ध की असहायता महसूस की और उसके दिल में गहरी थकान भर गई। उसने मुझसे पूछा, हम लड़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा, युद्ध खत्म करने के लिए, और इसका एक ही रास्ता है, हर हाल में जीतना। उस दिन के बाद उसकी नजरें ठंडी और शांत हो गईं और उसने हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। हथियारों को भेजना, बांध तोड़कर दुश्मन की सेना को डुबो देना। उसने पेवेन के उस सुझाव को भी मंजूरी दे दी जिसमें कैदियों को सेना के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की बात थी। उसके अंदर बची आखिरी नरमी भी खत्म हो गई और वह पूरी तरह एक निर्दयी शासक बन गई। जब तीनों ताकतें सिंहासन के लिए लड़ने को तैयार थीं, तब यह नियंजुन और लुअन के लिए एक सुनहरा मौका था। सभी जनरल तुरंत उत्तर की ओर हमला करने की सलाह दे रहे थे। क्यूइफान उत्साह में बोला, हमें अभी उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन न्यानजो जून ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया।
नागनन को छोड़ दिया और मध्य के मैदानों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए लुआन को गहराई में खींचने की योजना बनाई। उसने सभी को वह सीक्रेट लेटर दिखाया जो लियासान ने अपने बेटे को लिखा था, साम्राज्य पहले ही हमारे हाथ में है। इससे उसका असली इरादा उजागर हुआ और उसने पूरे मध्य क्षेत्र को पेट की तरह इस्तेमाल किया ताकि लुआन अपनी पूरी ताकत उत्तर में झोंक दे, जबकि वह खुद अपनी ताकत इकट्ठा करके अंतिम वार का इंतजार कर रहा था। उसकी यह धैर्य और दृढ़ता किसी साधारण शासक की नहीं बल्कि एक सच्चे एम्परर की रणनीति थी। ल्यूसान इस जाल में फंस गया और खुद 3 लाख सैनिक लेकर उत्तर की ओर बढ़ गया। वहीं नियांजो ने अगले 1 साल में 3 बड़े काम किए। अपनी ताकत को बहाल किया। मेरे दिए ज्ञान के आधार पर उसने रिपीट क्रॉसबो का उन्नत संस्करण और बेहद खतरनाक ब्लैक पाउडर तैयार किया और पूर्वी समुद्र के पायरेट किंग सन शंकंग को अपनी तरफ मिलाने की योजना बनाई। नियांजुन ने घाट पर सन शंग का स्वागत किया, जो युद्ध के कपड़ों में था और कमर पर लंबी तलवार ली हुए था। उसकी नजरों में चुनौती साफ दिख रही थी, लेकिन नियांजुन नाराज नहीं हुई और उसे अपने मिलिट्री कैंप का दौरा कराया। उसे रिपीट क्रॉसबो की ताकत दिखाई जो 100 कदम दूर तक सैनिकों को गिरा सकती थी। फिर उसने पूछा, आजमाना चाहोगे? सन शेंग ने हामी भरी और नियांजुन ने उसे सेलेस्टियल थंडर यानी बारूद की ताकत दिखाई। एक ही वार में एक पुराना जहाज 2 टुकड़ों में फट गया। यह देखकर सन शेंग और उसके पायरेट्स दंग रह गए। इस ताकत से प्रभावित होकर सन शेंगंग ने अलायंस मान लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे बराबरी का दर्जा मिलेगा। मैं सन शंगांग किसी की अधीन नहीं हूं। नियांजुन ने तुरंत यह शर्त मान ली। ठीक है, अब हम बहने हैं, और उसे अपना पर्सनल सील देकर पूरी नेवल फोर्सेस और मैरीटाइम ट्रेड की कमान सौंप दी। इस भरोसे ने सन शंगांग को पूरी तरह जीत लिया और उसने वादा किया कि 3 महीने में यांग नदी को साफ कर देगी। वह नियांजून की सबसे ताकतवर सहयोगी बन गई। अगले 1 साल में नियांजून ने तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई, जबकि उत्तर में यूस अपनी ब्रूटल नीति के कारण जनता के विरोध में फंस गया। गो फैंगशाओ ने उत्तर की जमीन के प्रति वफादारी चुनते हुए लियसने को धोखा दिया और नियांजुन को पूरी सेना की तैनाती का नक्शा दे दिया। मैं अपनी सारी विद्या आपकी सेवा में अर्पित करता हूं, मुझे अपना जनरल बनाइए। समय सही समझकर नियांजुन ने पूर्ण आक्रमण का आदेश दे दिया। सन शंकंग की फ्लीट समुद्र के रास्ते येलो रिवर में घुस गई और सेलेस्टियल थंडर से ल्यूसान की सप्लाई लाइंस तोड़ दी। जमीन पर सिफन की सेना सीधे मध्य मैदानों के दिल में घुस गई और उसी समय गोफन्याओं ने उत्तर में विद्रोह भड़का दिया। एक ही रात में ल्यूसन चारों ओर से घिर गया और पूरी तरह फंस गया। मजबूरी में उसने 1 लाख एलीट सैनिक इकट्ठा किए और गंडू में क्विफान के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया। चू की सेना ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसी निर्णायक क्षण पर नियांजुन खुद 5,000 कैवलरी के साथ पहुंची, जिनके पास रिपीट क्रॉसबो थे, और उसने पीछे से हमला करके पूरी चौ सेना को तोड़ दिया। हताश ल्यूसान अकेले नियांजुन की ओर दौड़ा, लेकिन वेओ के एक तीर ने उसके गले को भेद दिया और इस तरह उस युग के एक महान योद्धा का अंत हो गया। नियांजुन उत्तर की राजधानी में प्रवेश करती है, जहां सभी अधिकारी, यहां तक कि गोफांगसियाओ भी उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन वह उनकी सरेंडर स्वीकार नहीं करती। वह सिर्फ गोफैंशियो से पूछती है कि क्या वह रुककर उसकी मदद करना चाहता है। गोफैंशियो और बाकी सभी घुटनों पर गिरकर कसम खाते हैं कि वे अंत तक उसकी सेवा करेंगे। इस तरह उत्तर शांत हो जाता है, लेकिन एम्पायर अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच के अंतर को संभालना एक नई चुनौती बन गया। दरबार में गोफांगशियाओ उत्तर को शांत करने के लिए क्लैंस के साथ समझौते की रणनीति रखता है, लेकिन दक्षिण के जनरल जैसे क्वीफन इसका विरोध करते हैं और दरबार में उत्तर दक्षिण का विवाद भड़क उठता है। नियंजुन साधारण कपड़े पहनकर खुद शहर की टूटी सड़कों पर निकलती है, जहां एक छोटी सी 7 साल की बच्ची उसे अपनी आधी रोटी दे देती है, और यह दृश्य उसे उसके पुराने दिनों की याद दिलाता है। वापस आकर वह गोफांगसियो की 7 नीतियों को मंजूरी देती है, लेकिन साथ ही अपनी 3 शर्तें भी जोड़ देती है। सबसे पहले जमीन पर लगने वाला सिरकर यानी कैपिटेशन टैक्स खत्म किया जाएगा। जो जमीन बिना मालिक के पड़ी है उसे लोगों में बांटा जाएगा। और तीसरा, इंसानों की खरीद फरोख्त को विद्रोह के बराबर अपराध माना जाएगा। इन 3 नियमों ने
नरमी से लेकिन जड़ से बड़ी बड़ी परिवारों की नींव हिला दी। और यही था लोगों का दिल जीतने वाला असली रॉयल रास्ता। इस तरह उत्तर और दक्षिण लोगों के दिलों में एक हो गए। कई सालों की पुनर्निर्माण के बाद दुनिया फिर से जीवंत हो गई। न्यांगिन ने बिना खून बहाए इकोनॉमिक और कल्चरल तरीकों से पश्चिम के विरोध को तोड़ दिया। जनरल मानते थे कि शहर खुलने के बाद लोगों की जिंदगी खुद ही स्थिर हो जाएगी। और आखिरकार नींद ने शांति से पूरे संसार को एक कर दिया। लुयन के महल में राज्याभिषेक समारोह के दौरान सभी बड़े लोग और नोबल्स मौजूद थे, लेकिन न्यांगिन सिंहासन के ऊपर खड़ा होकर इतिहास बदल देने वाले शब्द बोलता है। अब इस आकाश के नीचे किसी हेवन का मंडेट नहीं है, सिर्फ इंसानों के आधार पर जीवन है। वह घोषणा करता है कि अब कोई एम्परर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड होगा जिसका कार्यकाल 10 साल का होगा। मुझे कभी भी छुप कर मिन्यान जिंदी शहर नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि पुराने नियमों ने 100 साल तक इस धरती को खून से भर दिया। इसलिए आज वह नए नियम स्थापित करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट काउंसिल और सुपरविजन काउंसिल बनेंगे और तीनों शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होगा। इंपीरियल पावर अब किसी एक परिवार की निजी संपत्ति नहीं होगी। दुनिया पूरी दुनिया के लोगों की होगी। जब लोग पूछते हैं कि अगर आगे चलकर कमजोर उत्तराधिकारी आए तो क्या होगा, यही तो सबसे बड़ा डर है, तब नींद जवाब देता है, 10 साल में हम सब मिलकर एक ऐसी सर्वोच्च लॉ बनाएंगे जो सभी से ऊपर होगी। एक चार्टर। ये वही लड़की थी जिसने खुद अपने हाथों से ताज जमीन पर फेंक दिया और एक नए युग का दरवाजा खोल दिया। तभी दक्षिण चीन सागर के क्षितिज पर एक रहस्यमयी काली फ्लीट दिखाई देती है, जिसमें हथियारबंद व्यापारी जहाज होते हैं। उनके पाल पर एक अजीब स्पाइरल निशान होता है और वे सिल्क रूट को रोक देते हैं। एक चिट्ठी लाई जाती है जिसमें एक अज्ञात भाषा में लिखा चैलेंज होता है, जिस पर जीबीयू का हस्ताक्षर होता है। ये एक नई सभ्यता का जबरदस्त टकराव था। सन शेंग खुद गेनन की सबसे ताकतवर एलीट फ्लीट लेकर दुश्मन का सामना करने निकलती है। ये पागल समुद्री लोग जो मौत से नहीं डरते, मैं तुम्हें हफ्तों में तुम्हारे जहाज उड़ाकर वापस भेज दूंगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद खबर आती है जो अशुभ संकेत देती है। ये जहाज नहीं बल्कि चलते फिरते लोहे के किले हैं। हमारी तोपें इन्हें छू भी नहीं पा रही। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। किफन जैसे जनरल भी इस शक्ति को समझ नहीं पाते जो उनके युग से कहीं आगे थी। आम लोग इसे समुद्र के देवताओं की सजा मानने लगते हैं। लेकिन न्यांगिन ग्योनन में रुककर डर को दबाने के बजाय सन शंकांग का ताबूत और टूटे हुए जहाजों के अवशेष ल्यूयोन ले जाता है और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देता है। लोग कहते हैं अभी ग्योनन छोड़ना ठीक नहीं, अगर तुम गए तो यहां अराजकता फैल जाएगी। लेकिन वह जवाब देता है, इसीलिए जाना जरूरी है। दुनिया के केंद्र में जाकर अपनी दृढ़ता दिखानी होगी। यह लोगों के दिल पर एक जोखिम भरा दांव था। जब न्यांगिन का काफिला ताबूत के साथ शहर में प्रवेश करता है तो लाखों लोग खामोशी से खड़े होकर उसे देखते हैं। एन सेंट्रल टेम्पल के सामने न्यांगिन सफेद शोक वस्त्र पहनकर खुद ताबूत की रस्सी पकड़ता है और 3 दिन तक बिना सोए बिना खाए पिए वहीं खड़ा रहता है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से वह अपनी पीड़ा और पीछे न हटने की जिद सबको दिखाता है। लोगों की नजरें शक से बदलकर सहानुभूति में बदल जाती हैं और धीरे धीरे जनमत बदल जाता है। लोग एकजुट होकर दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। इसी बीच वीईओ और GOFANIAO गुप्त रूप से दुश्मन के जहाजों के मलबे और हथियारों का अध्ययन करते हैं। बीमार होने के बावजूद गो फांशियो खुद काम संभालता है और पता चलता है कि दुश्मन का धातु सबसे मजबूत स्टील से भी बेहतर है और उनकी ब्लैक पाउडर की ताकत हमारे सेलेस्टियल थंडर से 10 गुना ज्यादा है। यह कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमसे 100 साल आगे की तकनीक है। सबके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी सन शंकांग जो 1 महीने से कोमा में थी चमत्कारिक रूप से होश में आती है और कहती है कि वह खुद एक ऐसी फ्लीट बनाएगी जो दुनिया के अंत तक जा सके, सबसे प्रतिभाशाली लोगों को लेकर जाएगी और उनकी टेक्नोलॉजी सीखेगी, एल्केमी, शिप बिल्डिंग और आर्टिलरी, और फिर उन्हें उनके ही तरीके से जवाब देगी कि इस धरती के अपने मालिक हैं। जब मंत्री इस जोखिम भरे फैसले पर शक करते हैं तो नींद दृढ़ता से कहता है, यह कोई दांव नहीं, यही हमारा एकमात्र रास्ता है। मैं अपनी यादों से वह सारा ज्ञान निकालता हूं जो हमारे समय से आगे है। स्टील फर्नेस की तकनीक,
बेसिक केमिस्ट्री प्रोपर्शन, ज्यामिति और फिजिक्स के सिद्धांत, और ये सब नियांगिन के जरिए लागू किया जाता है। यही ज्ञान भविष्य की फ्लीट की रीढ़ बनता है, उसके पाल, उसकी दिशा और सभ्यता के आगे बढ़ने की नींव बनता है। नियंजुन इस फ्लीट का नाम रखता है आशा। 10 साल बाद नियंजुन और पहले अधिकारी का कार्यकाल खत्म हो जाता है और नया प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड नेशनल असेंबली द्वारा चुना जाता है, जो एक किसान परिवार से आया युवा होता है। आशा फ्लीट 3 साल पहले लौट चुकी होती है और भारी नुकसान के बावजूद वह सैकड़ों किताबें, पौधे और बीज लेकर आती है। गो फैंगशियो बीमारी से मर जाता है और अपनी विद्या छोड़ जाता है। क्विफन सेना छोड़कर खेती करने लगता है और एक मिलिट्री एकेडमी में शिक्षक बन जाता है। वीओ का इंस्पेक्टर ऑफिस सभी अधिकारियों के सिर पर लटकती तलवार बन जाता है और 10 सालों में उसने अनगिनत भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देकर कानून का राज स्थापित किया। सन शंगांग एक महान व्यापारी बनकर और बड़ी फ्लीट के साथ समुद्र में जाती है और फेयर ट्रेड की रानी बन जाती है। उसकी नियांजुन से गहरी दोस्ती बनी रहती है और अंत में नियानून जब सारी सरकारी जिम्मेदारियां सौंप देता है तो मुझे साथ लेकर एक लंबी यात्रा पर निकलता है, ताकि वह अपने असली दिल और शुरुआत को फिर से पा सके। और पीवन भी धीरे धीरे सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ता है। वह सोच रहा था कि वह अपने जन्म स्थान वैनचेंग लौटकर एक छोटी प्राइवेट स्कूल खोलेगा और वहां उस छोटी भिखारिन और बोलने वाले पत्थर की कहानी सुनाएगा। एक समय की बात है, एक छोटी भिखारिन थी जो किताबों के पहाड़ पर एक बोलने वाले पत्थर से मिली थी। मेहनत ही रास्ता है और ज्ञान का सागर अनंत है, उसमें पार करने की नाव सिर्फ प्रयास है। पहाड़ की चोटी पर खड़ी नियंजुन तेज हवाओं के सामने उस खूबसूरत दृश्य को देख रही थी और धीरे से मुझसे पूछती है, स्टोन बताओ, क्या हम सफल हुए? मैं शब्दों से जवाब नहीं देता, बल्कि 300 साल से ज्यादा की अपनी आखिरी याद को पकड़ लेता हूं। वह सबसे आखिरी और सबसे खूबसूरत दृश्य जिसे मैंने देखा था, उसे मैं अपनी आत्मा की गहराई में दर्ज कर लेता हूं। वह ना तो एम्परर्स और जनरल्स के कारनामे थे और ना ही डायनेस्टीज के बदलाव की भव्यता। मैं इतिहास की पुरानी सोच को छोड़ देता हूं और देखता हूं इस विशाल धरती पर हर कोने में जलती हुई छोटी छोटी रोशनियां, गर्माहट से भरी, शांत और उम्मीद से भरी हजारों घरों की रोशनी। मुझे लगता है शायद यही वह चीज है जिसे मैं, एक ठंडा पत्थर होकर भी, सबसे ज्यादा चाहता हूं। हमेशा रहने वाली शांति और समृद्धि मिशन पूरा हो चुका था। मेरी चेतना वापस आने लगी। मुझे इस दुनिया में लौटे 5 साल हो चुके थे। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। मेरी आत्मा अपनी जगह लौट आई और मेरा शरीर अब भी लगभग 20 साल के युवक जैसा दिखता था। लेकिन कभी कभी आधी रात के सपनों में मैं फिर वही ठंडा चेड बन जाता हूं। उसकी हमेशा रहने वाली ठंडक महसूस करता हूं, उन धीमी फुसफुसाहटों को सुनता हूं और उसे शहर की दीवार पर खड़ा देखता हूं। लेकिन उसकी आंखों में भी वही अकेलापन होता है जो मेरे अंदर है। मैं अपने हाथ में पकड़ी किताब क्रोनिक दस डिनास्टीज को बंद करता हूं। बाहर का आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका होता है। मैं फिर से वही नाम पढ़ता हूं, नियंजुन। इतिहास की किताबें कहती हैं कि वह एक महान संस्थापक था जिसने 100 साल के केओस को खत्म किया और गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड का सिस्टम बनाया। एक भिखारिन लड़की ऐसा चमत्कार कैसे कर सकती है? लोग इसे इतिहास का मिरेकल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कोई चमत्कार नहीं था। यह एक अकेली आत्मा थी और एक कमजोर सी जिंदगी जो अंधेरे में संघर्ष कर रही थी। और जब दोनों मिले तो एक ऐसी चिंगारी बनी जिसने पूरे मैदान को जला दिया। तभी एक धीमी सी आवाज मेरी सोच को तोड़ देती है। मैं सिर उठाकर देखता हूं तो एक लड़की मेज के पास खड़ी है। उसके हाथों में किताबों का ढेर है। वह धीरे से कहती है, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? मेरा दिल अचानक जोर से धड़कता है। मैं कहता हूं, हाँ बैठो। मेरी आवाज थोड़ी भारी होती है। लड़की राहत की सांस लेकर अपने किताबें रखती है, सावधानी से बैठती है और मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है। वह अपने बैग से एक प्लास्टिक का पैकेट निकालती है जिसमें ठंडा सा सिंपल खाना है। वह छोटे छोटे कौर लेकर उसे ऐसे खाती है जैसे वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना हो। मेरी नजर उससे हटती ही नहीं। तभी उसका पेट आवाज करता है। वह शर्म से रुक जाती है और धीरे से कहती है, सॉरी, आज काम ज्यादा हो गया, बस यही आखिरी सस्ता खाना ले पाई। वह सिर झुकाकर बहुत धीमी आवाज में एक वाक्य कहती है जिसे मैं सोचता था कि फिर कभी नहीं सुनूंगा। काश मैं दुनिया भर के सारे स्वाद चख पाती। मेरी सांस अचानक रुक जाती है।
300 साल के युद्ध, लोहे के घोड़े, राजसभा के भाषण, पहाड़ की चोटी पर हजारों रोशनियां, सब कुछ उस एक पल में वापस उसी शुरुआत में लौट आता है। यह ना कोई पुनर्जन्म था, ना अगला जीवन। ये सब की शुरुआत से पहले का क्षण था। मेरे सामने खड़ी यह लड़की वही थी जो समय और स्थान को पार करके मुझसे मिलने वाली थी। मेरी यात्रा दरअसल उसी की रक्षा के लिए थी। तो आखिरकार तुम ही मेरे पास आई हो, इसलिए मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं धीरे से उठता हूँ, वेंडिंग मशीन तक जाता हूँ, सिक्का डालकर बटन दबाता हूँ, फिर एक गर्म खाना और हल्का गर्म दूध लेकर उसके सामने रख देता हूँ। मैं अपने चश्मे उतारता हूँ और मेरी आंखों में नमी झलकती है। 1000 सालों को पार करके, जीवन और मृत्यु, समय और स्थान को पार करके, मैं कहता हूं मेरा नाम चींट है। अब दुनिया की हर रोटी तुम्हें पेट भरने के लिए मिलेगी। लड़की स्तब्ध होकर मुझे देखती रहती है। उसके लिए मैं अजनबी भी हूं और अजीब तरह से जाना पहचाना भी। मेरी आंखों में उसे एक गहरी नरमी और उदासी दिखती है जिसे वह समझ नहीं पाती। उसका दिल बिना वजह तेज धड़कता है। वह अनजाने में अपने गले में बंधी लाल डोरी को छूती है, जिसके अंत में एक छोटा सा साधारण सा पत्थर लटक रहा होता है, जिसे उसने बचपन में नदी किनारे से उठाया था और तब से संभाल कर रखा है। बाहर त्योहार की रोशनियां जल उठती हैं और हजारों घरों की लाइटें चमकने लगती हैं। क्यों रे मादर चोद,